सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मैशर आलम और आप देख रहे हैं केनी बिहार। आज तारीख है 11 मार्च 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। पूर्णिया में करंट लगने से राजमिस्त्री की मौत, मजदूर की हालात गंभीर, मकान मालिक पर दबाव बनाकर काम करवाने का आरोप। सीएम नीतीश कुमार आज 11 मार्च को किशनगंज के दौरे पर ठाकुरगंज में समीक्षा बैठक के बाद करेंगे जनसभा, विकास की योजनाओं पर डालेंगे प्रकाश। बिहार के भोजपुर में कलयुगी मां ने ममता को किया शर्मसार, 2 माह के मासूम बच्चे को झाड़ी में फेंका, पुलिस ने इलाज के लिए भेजा अस्पताल। अररिया हसनपुर गैस एजेंसी में 3 दिनों से सिलेंडर की किल्लत, उपभोक्ता परेशान। एजेंसी के कर्मचारी बोले ऊपर से ही गैस की आपूर्ति बाधित है। पूर्णिया के बायसी में पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली, घर लौटते समय घटना को दिया अंजाम, अस्पताल में किया गया भर्ती। चोरी की बाइक के साथ 2 युवक गिरफ्तार, किशनगंज परिवहन ऑफिस में हंगामा करते पकड़े गए युवक। अररिया के नरपतगंज की 85 किलोमीटर सीमावर्ती सड़क जर्जर, मरम्मत के लिए विभाग को भेजा गया एस्टीमेट, विधायक बोले जल्द मंत्री के समक्ष उठाएंगे मुद्दा। किशनगंज में साइकिल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर हॉस्पिटल में किया एडमिट। अररिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, मुख्यमंत्री के आने से पहले सड़कों को किया जा रहा है साफ। पूर्णिया में 12 मार्च को नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, 500 करोड़ की 200 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास, सरकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। डोक नदी में नहाते समय 12 साल का बच्चा डूबा, किशनगंज में नानी के घर घूमने आया था, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। यूजीसी कानून रोक के खिलाफ 18 मार्च को पटना में महाजुटान, बिहार भर से आएंगे लोग, गांधी मैदान से राजभवन तक निकालेगा मार्च। समृद्धि यात्रा के तहत आज 11 मार्च को अररिया आएंगे सीएम नीतीश कुमार, योजनाओं का करेंगे निरीक्षण, उद्घाटन शिलान्यास, कॉलेज ग्राउंड में जनसंवाद। अररिया के मटियारी में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई, बकरा नदी से 2 ट्रैक्टर जब्त, मुखबिर की सूचना पर विभाग की छापेमारी। कटिहार के कुर्सेला में मवेशी तस्करी का भंडाफोड़, 22 मवेशियों से भरा ट्रक जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कटिहार दौरे की तैयारी तेज, अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी, 12 मार्च को नीतीश कुमार की आगमन होगी संभावित। कटिहार में बैंक के सामने से अपाची बाइक चोरी, सीसीटीवी में युवक चोरी करते कैद, मेयर एमएलसी आवास के पास हुई घटना। कटिहार के पसहारा स्टेशन पर महिला से मंगलसूत्र छीना, ट्रेन में चढ़ते समय 1.5 लाख रुपए का गहना खींचकर उचक्का फरार। कटिहार में 22 लीटर अवैध शराब जब्त, 2 महिलाएं गिरफ्तार, उत्पाद विभाग ने आजमनगर रेलवे स्टेशन पर की छापेमारी, अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। कटिहार में अवैध पशु तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई, 10 मवेशी बरामद और 2 तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी भी जब्त। बिहार के मुंगेर जिला में रोजगार कैंप का आयोजन, कौशल विकास विभाग द्वारा लगाए गए 1 दिवसीय विशेष शिविर में 114 युवाओं का चयन हुआ। खगड़िया व बेगूसराय कोर्ट को मिली धमकी, पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ये खबर बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। यदि आप शिक्षित है, कुछ कौशल रखती है और नौकरी की तलाश में है तो ये अवसर आपके दरवाजे पर है। सरकार एक बड़ा जॉब फेयर आयोजित कर रही है जहां आप कंपनियों से सीधे नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं का मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष जॉब फेयर 16 और 17 मार्च 2026 को पटना के ज्ञान भवन में होगा। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से
शाम 6 बजे तक चलेगा। इस मेले में राज्य की प्रशिक्षित महिलाएं राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त करेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इस जॉब फेयर में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां भाग लेंगी, जिससे महिलाओं को अपनी क्षमताओं के अनुसार नौकरी चुनने का अवसर मिलेगा। इनमें शामिल है टेक्सटाइल उद्योग, IT, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा, सौंदर्य और कल्याण और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन क्षेत्रों में काम करने की इच्छुक महिलाएं कंपनी के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत कर सकेंगी और साक्षात्कार दे सकेंगी। दोस्तों, बिहार में अगले एक हफ्ते में मौसम के तेजी से करवट लेने के आसार है। 11 मार्च यानी आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में 1 या 2 जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग के जिलों एवं सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, शेखपुरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय एवं नवादा जिले के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार सरकार अब गांव के छात्रों को घर के पास ही आधुनिक पढ़ाई की सुविधा देने की तैयारी में है। राज्य की युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना शुरू की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की गई है। सरकार का लक्ष्य राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित करना है, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन संसाधन मिल सके। सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं को JEE, नीट, क्लैट, UPSC, BPSC, SSC और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए आधुनिक शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच मिलेगी। इससे गाँव के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और लॉ प्रोफेशनल बनने का सपना आसानी से पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, BPSC TRE-4 को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग 44,000 पदों पर भर्ती की बात कही है। हालांकि BPSC द्वारा जारी कैलेंडर में BPSC TRE को लेकर कोई जानकारी शामिल नहीं थी, जिसके बाद एक बार फिर अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला है। इसी बीच बीते दिनों मीडिया कर्मियों ने शिक्षा मंत्री से TRE-4 को लेकर सवाल किया, लेकिन जवाब देने के बजाय मंत्री जी वहां से चुप्पी साध कर निकल गए। दरअसल बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत आयोजित उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है कि राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाकर छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7 निश्चय 3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना है। इसके तहत संस्थानों में नवाचार, रिसर्च और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि छात्र भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान मंगलवार को मधेपुरा का दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद उनके बिहार से दूर हो जाने की खबरों के बीच नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने मधेपुरा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे राज्यसभा जाएंगे, लेकिन बिहार इन्हीं की नीतियों पर चलेगा। हम सब ने कहा है कि आप भले ही राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन आप हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार समृद्ध हुआ है। राज्य में अच्छी सड़कों के निर्माण के कारण ही मधेपुरा से पटना जाना बेहद आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि 2005 में मात्र 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, लेकिन आज राज्य में 2 करोड़ 16 लाख बिजली उपभोक्ता है। इसमें 88% ऐसे लोग हैं। जब नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, इससे 88% लोगों के घरों में पिछले 7 महीने से कोई बिजली बिल नहीं आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को समृद्ध करने के लिए महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे गए और अब 2 लाख रुपए और भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही बिहार को चलाने का काम किया जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियां संभालने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एनडीए की जीत के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा
कहा कि जुम्मा 3 महीने हुए हैं और नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, वे अभी सिर्फ कागज पर मुख्यमंत्री है। इस्तीफा भले ही ना दिया हो लेकिन व्यवहारिक तौर पर पद छोड़ चुके हैं। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 213 फरवरी तक, वहीं 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक करवाया गया था। बोर्ड एग्जाम संपन्न होने के बाद दोनों ही कक्षाओं के लिए आंसर की जारी की जा चुकी है और कॉपियों की जांच पूरी हो रही है। अब जल्द ही BSEB 10th 12th रिजल्ट 2026 की घोषणा की जाएगी। छात्रों को बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट अलग अलग डेट में जारी होगा। पिछले पैटर्न को देखें तो इंटरमीडिएट रिजल्ट मार्च के तीसरे वीक में, वहीं मैट्रिक रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। जिन छात्रों को लग रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फेल स्टूडेंट रिजल्ट जारी होने के बाद कंपार्टमेंट एग्जाम में भाग ले सकेंगे और अपना साल खराब होने से बचा सकेंगे। दोस्तों, पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध की तपिश अब बिहार के रसोई घरों तक पहुंच गई है। एक और जहां वैश्विक तनाव के कारण ईंधन के सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, वहीं बिहार के कैमूर जिले, यूं कहें तो अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वह डराने वाली है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तमाम दावों के बावजूद कैमूर में गैस की भारी किल्लतें देखी जा रही है, जहाँ आम आदमी को एक सिलेंडर के लिए 2000 रुपए तक की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कैमूर की गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 3-4 दिनों से वे लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटाया जा रहा है। एक पीड़ित उपभोक्ता ने बताया कि हम रविवार से आ रहे हैं, एजेंसी का मालिक फोन नहीं उठा रहा है और दफ्तर पर ताला लटका है, लेकिन अगर आप ब्लैक मार्केट में जाए तो वहीं सिलेंडर 1800-2000 रुपए में धड़ल्ले से मिल रहा है। कहीं नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बोले लोगों को चुन चुन कर दिया जाएगा रोजगार। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है, जिसके बाद से साफ हो गया है कि अब वे बिहार की राजनीति छोड़ दिल्ली की राजनीति करेंगे। लेकिन वहीं बीते दिनों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। दरअसल सीएम नीतीश बीते दिनों से समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यात्रा के तहत आज यानी बीते दिनों मंगलवार को सुपौल पहुंचे, जहां सीएम ने जिले को 596 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का काम किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश जी ने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में जो लोग पलायन करते हैं उन्हें पलायन नहीं करने देना है। इसी बिहार में उनको चुन चुन कर रोजगार देना है। ये काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। सरकार की योजनाएं इसी दिशा में काम कर रही है ताकि बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिल सके और बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे और हम लोग साथ में रहेंगे। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है सम्राट चौधरी ने। वो यानी कि बालेन हमारे बॉर्डर इलाके के तराई के ही रहने वाले हैं। बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों तरफ के लोगों में काफी घनिष्ठता है। यहाँ की बेटियां वहीं शादी करती है और वहाँ की बेटियां यहाँ आती है। ऐसे में वहाँ जो भी सरकार बनेगी उसका असर हम लोगों पर जरूर पड़ता है। ये कहना है भारत नेपाल सीमा से सटे सुपौल जिले के निवासी और पेशे से दुकानदार सत्येंद्र गुप्ता का। नेपाल में हाल में हुए चुनाव के बाद नई सरकार बन रही है। सीमावर्ती इलाकों के लोग नेपाल की राजनीति को करीब से देखते हैं क्योंकि वहां के सरकार और उनकी नीतियों का सीधा असर सीमा पार के सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों पर पड़ता है। 35 वर्षीय बालेन शाह मैथिली भाषा माने जाते हैं और उन्हें नेपाल की नई पीढ़ी के उभरते नेताओं में गिना जाता है। नेपाल चुनाव में मधेश क्षेत्र की कई सीटों पर उनकी पार्टी को बढ़त मिली है। बालेन शाह पहले काठमांडू के मेयर रह चुके हैं और JNG आंदोलन के बाद उभरते युवा नेता के रूप में उनकी पहचान बनी है। उनका पैतृक घर बिहार के मधुबनी जिले से सटे नेपाल के महोत्तरी इलाके में है, जो मधेश बाहुल क्षेत्र का हिस्सा है। बासोपट्टी बाजार के प्रमुख व्यवसायी जितेंद्र शाह का कहना है कि नेपाल में मधेशी और मैथिली भाषी नेता के प्रधानमंत्री बनने से भारत नेपाल के रिश्तों में सुधार की संभावना बढ़ेगी। खासकर सीमावर्ती इलाकों में व्यापार, आवाजाही और रोटी बेटी के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है।
दोस्तों, होली का त्योहार समाप्त होने के बाद अररिया से बाहर काम करने वाले लोग अब अपने कार्यस्थलों की ओर लौटने लगे हैं। इसके चलते अररिया शहर के आरएस रेलवे स्टेशन और अररिया कोट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोकल सवारी गाड़ियों में इतनी अधिक भीड़ है कि बैठने तो दूर, खड़े होने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। स्टेशन परिसर में यात्रियों की लंबी कतारें देखी गई। यात्री धक्का मुक्की करते हुए किसी तरह ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। कई यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेनों के दरवाजे पर लोग लटकते हुए दिखे, जबकि अंदर इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना पहुंचकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर के नाम पर बंगाल में लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और जानबूझकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ईरान अमेरिका मुद्दे पर भी भारत से स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उनके अनुसार कई लोगों ने शिकायत की है कि उनका नाम बिना किसी ठोस कारण के वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है और इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। टीएमसी सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। ममता बनर्जी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय प्लेयर्स अपने अपने घर पहुंच रहे हैं, जहां सभी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मुंबई में कप्तान सूर्य कुमार यादव, पटना में ईशान किशन और दिल्ली में हेड कोच गौतम गंभीर का ढोल नगारों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। मुंबई में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, हमारा अगला गोल है 2028 में भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड जीतना। उसी साल T20 वर्ल्ड कप भी होगा, इसलिए हम T20 हैट्रिक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भारत ने रविवार को T20 वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया और ट्रॉफी जीती थी। इसके साथ ही टीम इंडिया ने अपना खिताब बरकरार रखा और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 2 बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई। दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जैसे ही जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली, राज्य की सियासी बिसात पूरी तरह बदल गई है। पहले चर्चा थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो किसी पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। निशांत के समर्थकों और जेडीयू के युवा विधायकों ने आर पार की जंग का मन बना लिया है। उनका साफ कहना है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाए। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कोई अचानक हुआ फैसला नहीं लगता। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की सदस्यता लेने से ठीक 1 दिन पहले निशांत ने जेडीयू के युवा तुर्क विधायकों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी। इस बैठक में पार्टी के भविष्य और नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की एक ऐसी रणनीति तैयार की गई है जिसे टीम निशांत का नाम दिया जा रहा है। इस टीम में राज्य के सबसे प्रतिभाशाली और युवा विधायक शामिल है, जो अब खुलकर निशांत को बिहार के अगले सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। निशांत की इस युवा ब्रिगेड में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें इस्लामपुर के विधायक रुहेल रंजन सबसे प्रमुख है। रुहेल और निशांत ने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। रुहेल का दावा है कि निशांत में वही विजन और नेतृत्व क्षमता है जो नीतीश कुमार में है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा वार किया है। कहा है कि बिहार की जनता ने इन्हें भर भर कर वोट दिया, पर किसी को इनकी कोई चिंता नहीं है। प्रशांत किशोर मंगलवार को सासाराम गए थे, जहां उन्होंने गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में हादसे में मृत 4 मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में बच्चों और बड़ों की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री ही पलायन करके जा रहे हैं। पता नहीं सीएम रहेंगे या नहीं, दिल्ली जाएंगे या इंग्लैंड चले जाए, बिहार के लोगों से उन्हें क्या लेना देना है। नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। 3 महीने बीत गए हैं, एक को भी रोजगार नहीं मिला है। बिहार में रोजगार के लिए पलायन सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सीएम, पीएम और गृह मंत्री किसी को चिंता नहीं है। नवंबर के बाद राज्य के बाहर 50 बिहार के बच्चों की मौत हो गई। महज 1000 रुपए के लिए रोहतास के 4 युवाओं की गुजरात में मौत हो गई। जब अमित शाह क्रिकेट का मैच देख रहे थे, तब ये घटना घटी है।
दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ट्रैफिक चालान से जुड़े विवादों को लोक अदालत में नहीं ले जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने रानी तिवारी की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत और विशेष लोक अदालतों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बालस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने अदालत को बताया कि कई राज्यों में ट्रैफिक चालान से जुड़े विवादों का निपटारा लोक अदालतों और विशेष लोक अदालतों के माध्यम से किया जाता है। सुनवाई के दौरान उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि चंडीगढ़ में लगातार 2 सप्ताह तक लोक अदालत लगाकर बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान मामलों का निपटारा किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और ओडिशा जैसे राज्यों में भी ऐसे विवाद लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाए जाते हैं, लेकिन बिहार में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है और ये व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, मखाना उत्पादन में तालाब या खेत से बीज की निकासी सबसे कठिन और खर्चीली मानी जाती है। इसलिए मखाना की खेती के क्षेत्र के विस्तार में ये एक बड़ी बाधा थी, लेकिन अब किसानों के लिए अच्छी खबर है। आईसीआर सिफेट लुधियाना के विज्ञानियों ने मखाना बीज निकासी का यंत्र बना लिया है। इससे ये प्रक्रिया आसान और किफायती हो जाएगी। इस यंत्र के विकास में डॉक्टर RK विश्वकर्मा, डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले और डॉक्टर SN झा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तकनीक के पेटेंट के लिए 2024 में अप्लाई किया गया था। पिछले वर्ष इसका सफल प्रशिक्षण राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा और बिहार के अन्य स्थानों पर किया गया है। इसके बाद 2 दिन पहले 9 मार्च को निदेशक डॉक्टर नचिकेत कोतलीवाला ने इस मशीन के व्यावसायिक उत्पादन का लाइसेंस अंबाला स्थित ब्लैकनेट एग्री फूड मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों के मैदान में उतर जाने के बाद मतदान होना तय है। इस बीच राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को महागठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है, लेकिन इसमें AIMIM के लोगों को नहीं बुलाया गया है। इधर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मंगलवार को कहा कि उन्हें यानी राजद को हमारी जरूरत नहीं होगी। राजद के लोग अपने लोगों को लेकर बैठ रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में समर्थन को लेकर साफ लहजे में कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, विचार चल रहा है। तेजस्वी यादव को जब हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम फैसला करेंगे कि हमें जाना है या नहीं। तेजस्वी यादव से पहले की मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई थी, उनकी इच्छा थी कि हम लोग उनका समर्थन करें, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे उम्मीदवार का समर्थन करें, क्योंकि उच्च सदन में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले के तिलोथू थाना क्षेत्र से एक अजीब घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने सड़क पर एक युवती की मांग में सिंदूर भर दिया। ये पूरी घटना पास के घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। जानकारी के अनुसार ये घटना न्यू एरिया मोहल्ले में हुई। वायरल हो रहे CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि युवती अपने दोस्त के साथ बाइक पर गली में आती है। दोनों बाइक खड़ी कर कुछ समय तक बातचीत करते हैं, तभी युवक अचानक युवती की मांग में सिंदूर भर देता है। यह घटना CCTV में कैद हो गई। सिंदूर भरने के बाद युवती बिना किसी हड़बड़ी के बाइक पर बैठ जाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद इलाके में इस घटना पर विभिन्न चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे युवक और युवती के बीच का निजी मामला मानते हैं, जबकि अन्य सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल के बीच विभाग ने 5 अधिकारियों के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक पत्र जारी कर जानकारी दी गई है। जिन अधिकारियों का इस्तीफा स्वीकार किया गया है उनमें 3 महिला और 2 पुरुष अधिकारी शामिल है। विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार राजस्व सेवा के इन अधिकारियों के इस्तीफे को जिला अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया गया है। 20 अगस्त 2025 से स्वीकार किया गया है। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वे अपनी पहली दमदार शुरुआत के 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। अब बिहार के डिप्टी CM सह भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा कर दी है कि इस भूमि सर्वे को किसी भी हाल में दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वे अभियान को लेकर अब तक क्या हुआ है, इसकी समीक्षा के लिए 13 मार्च को बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये मीटिंग शास्त्री नगर के राजस्व सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगी। 13 मार्च को दोपहर 2 बजे होने वाली इस
बैठक की अध्यक्षता खुद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा करेंगे। बिहार में 2027 तक भूमि सर्वे पूरा करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। भू अभिलेख एवं परिणाम निदेशालय के निदेशक सुहर्ष भगत की तरफ से जारी चिट्ठी के मुताबिक इस मीटिंग में बिहार के सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी अपने अपने जिलों में चल रहे विशेष सर्वे कार्यों की अपडेट रिपोर्ट के साथ मौजूद रहेंगे। इसी बैठक में निदेशालय की तरफ से 7 जनवरी 2026 को मंजूर किए गए एक्शन प्लान के हिसाब से काम की प्रगति की समीक्षा भी होगी। जिन जिलों में अफसरों या काम का परफॉर्मेंस कमजोर है उनके लिए स्पेशल समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, बिहार के अलौली से चेरा खेरा के बीच करीब 4.5 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस काम के लिए रेलवे ने 211 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। यह प्रोजेक्ट अलौली से कुशेश्वर स्थान के बीच बनने वाली रेल लाइन का हिस्सा है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि अलौली से कुशेश्वर स्थान तक पुल और रेल लाइन निर्माण के लिए 138 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इस पूरे प्रोजेक्ट को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पहले इस रेल परियोजना की कुल लंबाई 42 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित 40 किलोमीटर कर दिया गया है। फिलहाल अलौली से चेरा खेरा के बीच निर्माण काम के लिए काम शुरू हो गया है। चेरा खेरा से कुशेश्वर स्थान तक के हिस्से के लिए जल्द ही टेंडर और अनुबंध जारी होने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी बार देखना चाहते हैं तो आज ही किशनगंज के ठाकुरगंज पहुंच जाइए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत किशनगंज जिले के ठाकुरगंज आ रहे हैं। यहां वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। दरअसल राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और आने वाले समय में वे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की कमान किसी दूसरे नेता के हाथ में जा सकती है। यही वजह है कि कई लोग इसे मुख्यमंत्री के तौर पर किशनगंज का ये आखिरी दौरा भी मान रहे हैं। यही कारण है कि आज का ये कार्यक्रम लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों के ठाकुरगंज पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे तक ठाकुरगंज में रुकेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मंच, सभा स्थल और यातायात प्रबंधन तक सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर ठाकुरगंज के पावर ग्रिड परिसर के पास बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा। यहीं से उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली जाएगी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। जिले के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री को इन योजनाओं की अद्यतन जानकारी देंगे। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में वे सीमांचल क्षेत्र के विकास, सरकार की प्राथमिकताओं और आने वाली योजनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। इसके बाद कार्यक्रम के अगले चरण में मुख्यमंत्री धर्मकांटा चांदनी चौक स्थित निर्माणाधीन बाईपास के पास कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस बाईपास के बनने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नगर निकाय और अन्य विभाग साफ सफाई, बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करीब से देखना चाहते हैं और उनकी जनसभा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही ठाकुरगंज पहुंच जाइए, क्योंकि आज यहां सीमांचल की राजनीति और विकास से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप लोग अगर ठाकुरगंज पहुंचना चाहते हैं तो अभी आप लोग निकल जाइए, क्योंकि ठाकुरगंज पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए आप लोग अभी निकल जाइए और आसानी से सभा स्थल तक पहुंच जाइए। तो दोस्तों, क्या आप जाना चाहते हैं, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली अपडेट लेके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज पूरा अपडेट आपको केएनई बिहार चैनल में बताया जाएगा। तो आप अगर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का सारा अपडेट इस चैनल में दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली अपडेट लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।